शो का नाम आप सबको पता है, साइंस शो। इसका मतलब साइंस के बारे में ही आज कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे कि विज्ञान होता क्या है। तो यहाँ शुरू करने से पहले मैं सिंपली आप सबसे जानना चाहती हूँ, कोई भी जो बताना चाहता हो कि साइंस है क्या, विज्ञान क्या है। मैं कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पूछ रही, जो भी आपके माइंड में आप कुछ भी बता सकते हो। हाँ बोलो। हाँ अभी बोलो। Science is the proper study of everything that is in this world, and science belongs to everything, and the science behind it, such as its properties or its the chemicals present inside it or the mixtures present inside. मतलब बहुत अच्छे से एक डेफिनेशन प्रॉपर, मतलब बच्चे ने ओवरऑल बताया क्या है कि हमारे ही आसपास जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी चीजें हो रही है, उन सब के पीछे के रीजंस को जानना, उसके पीछे क्या प्रॉपर्टी है, उसका क्या फंक्शनिंग है, वो क्यों हो रही है, उसको ही हम साइंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आप सब सुन रहे हो, नॉर्मल एक्टिविटी है, बातचीत हम आपस में करते ही हैं, लेकिन कुछ तो रीजन होगा कि मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ, वहाँ बैठ के भी सुन पा रहे हो, मेरी आवाज वहां तक जा रही है। उस रीजन को अगर मैं जानने की कोशिश करूंगी तो वो साइंस का पार्ट हो जाएगा। साउंड के बारे में, वेव के बारे में पढ़ते हैं। सेम चीज, गाड़ियां चलती है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पंखे चलते हैं, हम चलते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी है, हमारे सराउंडिंग में हमेशा ही होती है। इन्हीं एक्टिविटीज के अगर पीछे के रीजंस को हम जाने कि कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, तो दैट इज साइंस। वही साइंस है, वही विज्ञान है। तो आज हम यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखने वाले हैं, उसके पीछे के रीजंस को जानेंगे कि कैसे है ये, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इल्यूजन जैसे लगेंगे, कुछ मैजिक जैसे लगेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन मैजिक नहीं होता कहीं भी। मैजिक सिंपल है, लैक ऑफ नॉलेज। जब तक हमें उसका रीजन नहीं पता वो मैजिक लगेगा, लेकिन हम रीजन जानेंगे तो उसके पीछे कोई ट्रिक या कोई साइंस निकल के आती है। तो अभी हम शुरू में एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी होने के टॉपिक पे है, सेंटर ऑफ मास का नाम आपने सुना होगा, है ना, पढ़ा होगा, भूल चुके होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाती हूँ। सेंटर ऑफ मास होता क्या है। मेरे पास एक कील है, मैंने इसको बिल्कुल सेंटर से पकड़ा है, ये इजीली बैलेंस हो जाएगी। इस कील को मैं यहाँ से पकड़ने की कोशिश करूंगी तो ये बैलेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेट एक साइड ज्यादा हो गया, भार एक साइड ज्यादा हो गया। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी मास का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा सेंटर जो वेट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके उसको बैलेंसिंग में हेल्प करता है, उसे हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, है ना। डेफिनेशन में हम ये बोलते हैं कि एक ऐसा सेंटर जहाँ सारा वेट कंसंट्रेटेड है, पर ओवरऑल है तो वही जहाँ से वेट डिस्ट्रीब्यूट और कोई भी चीज बैलेंस करे। मैं खड़ी हूँ, मेरी बॉडी को बैलेंस कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं ज्यादा आगे झुकूंगी तब भी गिर जाऊंगी, पीछे झुकूंगी तब भी गिर जाऊंगी, है ना। अभी करके क्या देखना है, आप में से जिसको भी लगता है मैं ट्राई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कोई भी आ जाना। करना क्या है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है लकड़ी का, इसके ऊपर एक कील लगी हुई है, ये कील इससे अटैच है, ठीक है, ये कील इससे जुड़ी हुई है। मेरे पास यहाँ पर कुछ और कीले हैं, लगभग 8 कील्स है, ठीक है, 8 कीले हैं। ये आठों की आठों कीले इस एक कील के ऊपर बैलेंस करनी है। जिसको भी ट्राई करना है, कोई भी आना चाहता है, कोई भी आ सकता है, आना तो पड़ेगा। देखो अगर मैंने डायरेक्ट कर दी ना तो इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं लगेगा, नॉर्मल ही था। खुद ट्राई करोगे तो आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों शिवी आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, इकट्ठे करो, ट्राई करो, आ जाओ, इस आ जाओ, यहाँ पे होके ये सारी कीलें इस एक कील के ऊपर बैलेंस करनी है। कॉन्सेप्ट वही लगने वाला है, सेंटर ऑफ मास, जो मैंने अभी बोला। क्योंकि जहां से, अच्छा मैं आपको एक हिंट देती हूँ, आप एक ही कील को बैलेंस करोगे ना तो नहीं होगी, एक हो जाएगी, सारी तो नहीं होगी इसके ऊपर। आपको इन सारी कीलों को इकट्ठा करके एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक मास बनाना पड़ेगा, फिर उसका एक सेंटर ढूंढना है जहां से उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इजीली बैलेंस हो जाएगी। आप ट्राई करो। जब तक ये ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी सीट पे बैठे बैठे बोर नहीं होना। आप एक चीज सीट पे बैठे बैठे करके देखो, पीछे कमर लगा के बैठ जाओ, चेयर पे, सोफे पे, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके पीछे कमर लगा लो। अच्छा, कमर लगाने का मतलब ये भी नहीं कि ऐसे धक्का लगाना, रिलैक्स होके बैठ जाओ जैसे नॉर्मली बैठते, बस कमर पीछे लगी होनी चाहिए। अपने हाथों को थाइस पे रख लो या फोल्ड कर लो, चेयर का सहारा नहीं लेगा कोई भी, ठीक है। बैठे, हाँ जी, नहीं नहीं, इसके ऊपर ही होनी चाहिए, यहाँ पर टच नहीं होगी कोई भी, सारी इसके ऊपर आएंगी, ओके। हाँ, यही सेम चीज करनी है। आपको खड़े होना है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आपको आगे नहीं झुकना। अपनी कमर को बिना आगे झुकाए, बिना चेयर का सहारा लिए आपको कमर पीछे लगा लो, पहले चीटिंग नहीं करनी, आगे होके नहीं बैठना, है ना। कमर पीछे लगी होनी चाहिए, आपको बिना आगे झुके खड़े होना है। अभी आप खड़े होके देखो, नहीं हो पाएंगे, है ना, नहीं हो ही नहीं पाएंगे नॉर्मली। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हमारी बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास है। आप सब बैठे हुए हो, आपके पैर आगे, शरीर पीछे, सेंटर ऑफ मास सामने की तरफ है, लेकिन आपका वेट पीछे ज्यादा हो गया क्योंकि हम पीछे झुक गए। जब तक आगे झुक के हम अपने वेट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमारी बॉडी भी बैलेंस नहीं कर पाएगी। तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं, हमारे उठने बैठने में हट जाएगा, ही साइंस है। अच्छा, मैं आपकी हेल्प करूँ? नहीं, ऐसे नहीं होगा जैसे आप लगा रहे हो। अच्छा, मैं हेल्प करती हूँ, तो सिंपल से बिल्कुल इजी वे में करेंगे, ठीक है। अभी देखो मैं कैसे करूंगी। यहाँ पे आपने मूवीज में, मेलों में लड़की को देखा रस्सी पे चलते हुए,
मूवीज में देखा होगा ना मेलों में, वो ऐसे ही नहीं चलती खाली सीधा सीधा, वो हाथ में डंडा पकड़ा होता है, ये अपने हाथों को ऐसे रखती है। वो डंडा पकड़ने का रीजन क्या है? दोनों साइड वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। मैंने दोनों साइड वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं इनको एक ऊपर रख लूंगी ताकि ये गिरे ना। एक साथ उठा के एक सेंटर पे जहां मुझे लग रहा है कि ये बैलेंस कर पा रही है, मैं इसको छोड़ दूंगी। हो गई बैलेंस? सिंपल था, कुछ नहीं किया मैंने, बस किलो को ऐसे अरेंज किया कि 3 किले एक साइड, 3 किले एक साइड, एक नीचे एक ऊपर, उनको पकड़ने के लिए 8 किले मैंने एक कील के ऊपर आराम से बैलेंस कर दी, क्योंकि दोनों साइड वेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। हिल रही थी इसलिए गिर गई, है ना। ऐसे अच्छा, लास्ट में करके देख लेना आप, ठीक है। आपके पास टाइम है, क्योंकि एक बार और भी एक्सपेरिमेंट्स है, एक बार मैं डन कर दूं, फिर जिस भी एक्सपेरिमेंट में जो भी आपकी क्वेरी होगी वो सारी हम लास्ट में क्लियर कर लेंगे। ओके, बैठ जाओ, थैंक यू। तो इजी था कॉन्सेप्ट, यही लगा कि वेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एक पिन के ऊपर भी सारी किले बैलेंस हो गई आराम से। एड ऑन भी कर सकती हूँ, 8 है, मैं 10 किले ले सकती हूँ, 12 ले सकती हूँ, कम भी ले सकती हूँ, बस मेरा कंडीशन इतनी है कि मुझे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आराम से बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अभी हम आते हैं एक्सपेरिमेंट्स पे। मेरे पास ना एक पेपर है, क्या आपको इस पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा रिंकल्ड है, उसको इग्नोर करके कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? No. अच्छे से देख लो, बाद में ये मत कहना कि चीटिंग की थी, अच्छे से नहीं दिखाया। अच्छा, आजकल ना मार्केट में मैजिकल पेन बहुत आ रहे हैं, लाइट में दिखाई देता है। इसको अगर हम लाइट में करके देखें, नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा इस पे नॉर्मली। अगर मैं अभी देखूं तो कितने अच्छे से देख लो, जैसे मर्जी देख लो, इस पेपर पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। मुझे करना क्या है, सिर्फ मेरे पास एक लिक्विड है, इसका कोई कलर नहीं है। सबसे पहले तो जैसे मैं ये लिक्विड इसके ऊपर स्प्रे करती हूँ, अभी लिखा हुआ दिखाई दिया, है ना, वेलकम। आपने नाम से ही गैस किया है, गैस नहीं किया, आपने पता है मतलब आपको, है ना। अच्छा, यहाँ पर सिंपल मैंने कोई पेन मार्कर पेंसिल लेके नहीं लिखा, इसका भी पिंक कलर नहीं है। हाँ जी बोलो। This is because of the acid base. एसिड बेस इंडिकेटर, है ना, इंडिकेटर की वजह से। अच्छा, यहाँ पर अच्छा फिर भी बेसिक सबके लिए लेके चलते हैं, क्योंकि सबको नहीं पता होगा ना, सब साइंस वाले नहीं है। मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई पिंक लिक्विड है जो बोतल में पता नहीं लग रहा, मैं कोई ट्रिक कर रही हूँ। हो सकता है ना माइंड में किसी ना किसी के आया होगा कि ये पिंक कैसे हो गया, मैं पिंक कलर तो कुछ भी नहीं बोल रही। अगर इसके अंदर कुछ पिंक है भी है तो ये सारा पेपर पिंक हो जाना चाहिए, तो ये वेलकम लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए था। वेलकम दिखा है, इसका मतलब ये लिखा तो पहले हुआ था, हमें दिख नहीं रहा था और इसकी हेल्प से दिखने लग गया। यहाँ है क्या, एसिड बेस इंडिकेटर्स। अमल क्षार सूचक के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, सुना होगा कभी। क्या होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो अपना कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि जो उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है। कोई नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल बताओगे? बताओ। Red litmus, blue Lit- litmus, China rose. चाइना रोज, ठीक है। लिटमस नेचुरल नहीं है, मैंने नेचुरल इंडिकेटर पूछा, है ना, वो यूज करते हैं China इंडिकेटर है। हाँ, चाइना रोज है, Turmeric. टर्मरिक, लेमन, विनेगर, अनियन, बहुत सारे हैं, रेड कैबेज, है ना, वनीला एक्सट्रैक्ट। हाँ बहुत सारे हैं। अच्छा, अभी हम हल्दी का एग्जांपल लेके चलते हैं बेसिक, क्योंकि सबके घर में यूज होती है टर्मरिक, है ना। हम घर में सब्जी में डालते हैं हल्दी, कभी ना कभी कपड़ों पे भी दाग लगा होगा हल्दी का, सब्जी गिर जाती है। आपने कभी नोट किया होगा जब कपड़ों पे हल्दी का दाग लगा होता है, हम उसको जब साबुन से धोते हैं तो वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हल्दी क्या है, एक इंडिकेटर है, वो अपना कलर चेंज करके ये बता रही है कि जो साबुन हम उसके ऊपर लगा रहे हैं वो एक बेस है, एक बेसिक नेचर का है। इंडिकेटर वही है जो एसिड बेस से कलर चेंज कर ले, तो वहां हल्दी कलर चेंज कर लेती है। मैंने पेपर पे क्या किया, आपने नाम बताया फिनोक्थिलीन, ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा, मानो कि मैं पानी के साथ कुछ लिखूं और सुखा लूं, तो क्या लिखा हुआ दिखाई देगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी ट्रांसपेरेंट होता है। मैंने भी एक ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर से वेलकम लिखा और सुखा लिया, ट्रांसपेरेंट है तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर फिनोक्थिलीन नाम है। लेकिन जैसे उसके ऊपर हमने ये स्प्रे किया, अब इसमें क्या है, या तो एसिड होगा या बेस होगा, पता कैसे चलेगा क्या है? कलर चेंजिंग से। पिंक कलर हुआ, इसका मतलब इसके अंदर एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का केमिकल है जो बेसिक होता है नेचर में। जैसे ही वो बेस इस पे डाला तो इसके ऊपर जो इंडिकेटर लगा तो उसने अपना कलर चेंज कर दिया, वो ट्रांसपेरेंट से पिंक हो गया और हमें दिखाई देने लगा। अच्छा, फिनोक्थिलीन का प्रैक्टिकली यूज कहाँ किया जाता है या कहाँ किया था, पता है कुछ? टाइट्रेशन में। वो तो हम तो साइंस में चले गए ना, उसमें डेली लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करके चलेंगे चीजों को। अच्छा, आपने मुहावरा सुना होगा, रंगे हाथों पकड़ना, है ना। हर मुहावरे के पीछे, कहावत के पीछे कोई किस्सा होता है, कहानी होती है, ऐसे ही नहीं बनते। यहाँ नोट जो हाँ। उसको रिंग से पकड़ता हूँ वहाँ पे। अच्छा, यूज कहाँ किया था, मैं पूरा प्रॉपर बताती हूँ कि रंगे हाथों ही क्यों बोला गया, रंगे पैरों क्यों नहीं बोला गया। क्योंकि एक जगह बार बार चोरी हो रही थी, चोर पकड़ा नहीं जा रहा था, तो पुलिस ने क्या किया, पैसों के ऊपर, नोटों के ऊपर फिनोक्थिलीन लगा दिया, ये इंडिकेटर लगा दिया। दिखता तो है नहीं, ट्रांसपेरेंट है, चोर को भी नहीं दिखा। जब चोरी करनी थी, चोर ने पैसों को उठाया, उसके हाथों पे भी वो इंडिकेटर लग गया, क्योंकि पैसों पे लगा हुआ था, उठाएगा तो हाथों पे भी लगा। अब पुलिस ने क्या किया, चोरी होने के बाद
जो भी थे वहां, जिसको भी, जितने भी थे, जिन पे भी डाउट था, सबको पकड़ के उनके हाथों पे केमिकल लगा के देखा। जिसके हाथ पे इंडिकेटर है उसके हाथ पिंक हो जाएंगे, कलर चेंज करेगा। तो जिसके हाथ रंग गए वो चोर है। तो रंगे हाथों प्रैक्टिकली चोर को पकड़ा गया था। वहां से ये मुहावरा निकल के आया, रंगे हाथों पकड़ना, जो हम बोलते हैं। इवन अभी भी हायर ब्रांचेस में रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए फिनोप्थलीन का यूज करते हैं। पैसों पे लगा देते हैं, तो जो भी लेगा उसके हाथों पे भी लग जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। ग्रेविटी के बारे में आपने सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण, है ना? ग्रेविटी के बारे में पता है, न्यूटन ने की थी ग्रेविटी की खोज। ग्रेविटी होती क्या है? किसी चीज को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गिरना। ओके, अब It is a special type of force which the earth has to pull an object like an apple towards its surface. ओके, ठीक है। अर्थ अपने सरफेस की तरफ किसी भी चीज को नीचे खींच रही है। या जो बच्चे ने बोला कि कोई भी चीज परपेंडिकुलर नहीं, मतलब 90 डिग्री पे नीचे ही गिर रही है, स्ट्रेट नीचे आ रही है, उसको हमने बोल दिया ग्रेविटी। एक स्पेशल फोर्स आपने बोला, इस फोर्स का क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। क्या सिर्फ अर्थ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स? और कौन लगाता है? Earth's magnetic field. नहीं, वो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो अलग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रही हूँ मैं। बताओ, गलत बोल दोगे कोई बात नहीं, वैसे आप अच्छे आंसर्स दे रहे हो, अभी तक अच्छा बता रहे हो। हाँ, मून, हाँ, मतलब मून, सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स को छोड़ देते हैं एक बार, सब लगाते हैं। अर्थ के ऊपर ही और कौन लगा सकता है? Axial force. ऑब्जेक्ट पूछा मैंने, और कौन से ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं? हर ऑब्जेक्ट लगाता है। हर ऑब्जेक्ट लगाता है। आप भी लगा रहे हो, आपस में बैठे हो ना, हम भी, ये टेबल चेयर, हर ऑब्जेक्ट एक फोर्स लगाता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ मेरे और इस टेबल के बीच भी एक फोर्स लग रहा है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ये जो फोर्स होता है बहुत वीक होता है, कमजोर होता है, दिखाई नहीं देता। नहीं दिखेगा कि टेबल मुझे खींच रहा है, मैं टेबल को खींच रही हूँ। पर हमारे कंपेयर में पृथ्वी क्या है? बहुत बड़ी है, एक बिगर मास है, तो वो जो फोर्स लगाता है वो दिख जाता है। इसीलिए ग्रेविटी की एक अलग डेफिनेशन बनी हुई है कि अर्थ या प्लैनेट्स या जो बड़े मासेस है वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचेंगे तो वो ग्रेविटी हो गई। बट एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी मासेस के बीच में लग सकता है। ओके, मून पे जाके ग्रेविटी कम हो गई, क्यों? क्योंकि वो साइज में छोटा हो गया। हम तो फिर और भी छोटे हैं, तो हमारा फोर्स तो दिखेगा ही नहीं, वीक हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, आपको सामने से क्लियर है। इसकी हाइट यहाँ से कम है, यहाँ से ज्यादा है। इस ब्लॉक को मैं बीच में रख के छोड़ूंगी बिना कहीं धक्का लगाए, तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ये कहाँ जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए। लेकिन ये जाता ऊपर की तरफ है। यहाँ भी इसको मैं छोड़ूंगी तब भी ये ऊपर ही जाएगा। इवन मैं इसको नीचे धक्का लगा दूंगी तब भी ये वापस ऊपर ही चला जाएगा। क्यों? जो आपको लग रहा है पहले वो बता दो, सिंपल। साइंस जरूरी नहीं है साइंस ही बताओगे, साइंस मैं बता दूंगी। जो भी माइंड में आ रहा है कुछ भी बता सकते हो। क्यों आ रहा है? हाँ बताओ। Because of its special structure of the two rods around. ओके, स्ट्रक्चर की वजह से, शेप की वजह से, ठीक है। और कोई? अच्छा, इसी का एक सेम बड़ा मॉडल बाहर भी रखा हुआ है, आपने देखा? जहाँ सेंटर होते हैं ना उस साइड पे रखा है। आप इधर आए होंगे तो डायरेक्ट पता नहीं, उस साइड रखा हुआ है। बाहर जाएंगे तब देखना, वहाँ लिखा भी हुआ है रीजन। थोड़ा मैं बता देती हूँ, थोड़ा फिर खुद वहाँ पढ़ना। शेप की वजह से या स्ट्रक्चर की वजह से आपने सही बोला। शेप काम कैसे कर रही है? आप इसकी शेप को देखोगे, इसकी विड्थ यहाँ से कम है, यहाँ से ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं स्पेस बढ़ता जा रहा है। तो जब इस ब्लॉक को मैंने यहाँ पर रखा, ये यहाँ से टच हो रहा है, इस पॉइंट से इसकी हाइट इतनी है ऊपर की तरफ। लेकिन जब ये यहाँ पर पहुंचा भी यहाँ से टच हो रहा है, इस पॉइंट से इसकी हाइट कितनी रह गई? इतनी। लिफ्टिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, हाइट ज्यादा से कम पे आई है। और ग्रेविटी यही कहती है कोई भी चीज ज्यादा हाइट से कम हाइट पे आएगी। लेकिन अभी भी माइंड में डाउट रह सकता है कि सिर्फ बोल दिया तो मान कैसे ले, हमें तो ऊपर आता हुआ दिख रहा है, उसका क्या करे? आंखें जो देखेगी वही मानेगी एक बार, तो हमें तो ऊपर आता हुआ दिख रहा है। साइंस से हम कुछ भी बोल दे, इसके पीछे कोई नहीं मानेगा। अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगी, अभी आप देखना फिर आप मानोगे। पहले यहाँ समझते हैं हो क्या रहा है। ये चीज हो रही है, लिफ्टिंग पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। मेरे हाथों को देखना, मेरे हाथ कहाँ जा रहे हैं? ऊपर की ओर। अगर मेरे हाथ को फोकस करो, मेरे हाथ ऊपर जा रहे हैं। इसको देखो तो ये कहाँ जा रहा है? ऊपर, नीचे। मेरे हाथ से रखते हैं तो ये नीचे से रखता है ना, ये नीचे जा रहा है। सेम चीज यहाँ हो रही है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। अब इसको देखना है, कैसे देखोगे? इस पॉइंट पे देखना है, ठीक है। मैं फिर से यहाँ से छोड़ रही हूँ, इस पॉइंट को फोकस करना है। ये कहाँ जा रहा है? अब ये नीचे जाता हुआ दिखा होगा, है ना। अब नहीं बोलोगे कि जो आंखें देखी, अब तो आंखों ने भी देख लिया कि नीचे ही जा रहा है। मतलब ग्रेविटी प्रॉपर काम कर रही है, इसको नीचे ही खींच रही है। हमें सिर्फ इस शेप की वजह से इल्यूजन हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि ये ऊपर आ रहा है, क्योंकि हमारा फोकस इस पे है कि ये ऊपर जा रहा है। इसको तो हम देख ही नहीं रहे जो एक्चुअली में नीचे ही जा रहा है। तो ये ब्लॉक नीचे ही जा रहा है, हमें सिर्फ शेप की वजह से ऐसा लगता है कि वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि उसकी कॉनिकल शेप है और नीचे वाले स्ट्रक्चर की विड्थ लगातार बढ़ रही है। आप घर में भी बना सकते हो ऐसा, आपको मैजिक दिखाना है ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है और दो कॉन्स को आपस में जोड़ लेना जो घर में होते हैं।
उसको आप कहीं भी रखना, वो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा लेकिन जाता वो नीचे ही है। ओके, कुछ चीजें अभी भी है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाती है, लाइक हेलीकॉप्टर उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर उड़ते हुए सबने देखा है, उसका रीजन वो क्यों उड़ता है। अगेन मैं कोई साइंस प्रिंसिपल नहीं पूछ रही हूँ, जो और कोई, हाँ बताओ बताओ बताओ, कुछ बताना चाह रहे हो। अब तो नॉर्मल है, अब तो सिंपल बता दो हेलीकॉप्टर क्यों उड़ता है, जो बेसिक से बेसिक मन में आ रहा है, पंखा चलता है इस वजह से उड़ता है, ग्रेविटी को काटता है वो, पंखा घूमता है, नीचे फोर्स लगाता है, वो ऊपर जाता है। ओके, और कोई। Engine pushes the air down, so the air pressure decreases, so the helicopter can rise. एयर प्रेशर डिक्रीजेस, वेरी गुड, सही बोला है। कहाँ पर पढ़ा ये Just कि normal. प्रेशर डिक्रीज होता है, ये बात कहाँ पे पढ़ी। 11th क्लास का टॉपिक है, बच्चा छोटा, मैंने इसलिए पूछा, वो 11th में पढ़ते हैं, नॉलेज अच्छी है आपकी, है ना, अच्छी बात, ऐसे ही पढ़ते रहा करो। देखो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा सिंपल, बर्नौलीज थ्योरम लगती है, ठीक है। अच्छा, कोई ट्राई करना चाहता है, हेलीकॉप्टर नहीं है हमारे पास, हम बोतल को उड़ाएंगे। आप यहाँ देख लो ना, भैया का मुंह क्यों देख रहे हो। आ जाओ, किसी को भी आना है तो, अच्छा बड़ों में से कोई आना चाहता है तो उनको आना है। आ जाओ, डर क्यों रहे हो। अच्छा, स्टेज पे भी नहीं चढ़ना, यहाँ खड़े होकर चला लेना। आ स्टेज जाओ। पे नहीं डरता है मैम, स्टेज पे तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है ये। फिर आज क्यों डर रहे हैं कि मैं क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ। नई जगह से आया ना, आप थोड़ा सा ये घबरा रहा है, कहीं से कुछ पूछ लिया तो इसको तो ऐसा नहीं, लगेगा। मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी। जाओ आगे। आप इसको चलाना है बस, मैं कुछ नहीं पूछ रही। ठीक है। दोनों हाथ से पकड़ो, स्टेट फ्लोर है, यहाँ से पकड़ो, ये स्विच है, ठीक है, आपको स्विच ऑन करना है, सीधा रखना है इसको ऊपर की तरफ, करो। कोई नहीं, अच्छा उड़ाया, फिर भी अच्छी डायरेक्शन उड़ाई, है चेंज ना? कर दिया आपने ना, शाबाश। शेक कर दिया इसको। Very good. आप उड़ाना चाहोगे सर? Yes, yes, thank you. स्टेबल रखना है इसको, सीधा करो। हाँ, करो। अच्छा, अभी आप पहली चीज तो मानते हो कि ये हवा से उड़ रही थी, है ना, हवा से उड़ रही थी, यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम लग रही है, सही है। पहला क्वेश्चन कि हवा से उड़ रही थी तो उड़ के दूर क्यों नहीं चली गई बोतल, यहीं क्यों अटकी हुई थी, यहीं क्यों अटकी हुई है, दूर चली जानी चाहिए थी, हवा तेज थी। हाँ Because the direction of the air was upwards. हाँ, तो ऊपर आई, ठीक है, पर हवा तेज है, फोर्स ज्यादा है उसका, तो और दूर चली जाती उड़ के, यहीं पर क्यों अटक गई। बिकॉज इसका कुछ वेट है, ग्रेविटी भी इसको नीचे खींच रही है, तो हम कह सकते हैं कि हवा का फोर्स यहीं तक था, ऊपर जाके वीक हो गया तो यहाँ अटक गई। ओके, ठीक है, हवा की वजह से उड़ी, वेट की वजह से अटक गई यहाँ पे। सेकंड और मेन क्वेश्चन, हवा से उड़ रही थी तो जब हवा साइड में चली गई तो ये बोतल यहाँ गिर जानी चाहिए, ये यहाँ गिरी क्यों नहीं, ये साथ में क्यों चली गई। आप जहां भी इसको लेके जाते हैं बोतल साथ साथ मूव कर रही है, इतने हाइट पे। ड्रैग की वजह से नहीं, आपने थ्योरम का नाम भी बता दिया है, फिर भी गलत आंसर दे रहे हो। अच्छा, एयर प्रेशर मतलब जो बोलते हैं ना, प्रेशर डिफरेंस बनता है यहाँ पे, सिंपल। यहाँ क्या हुआ, एयर की स्पीड बहुत ज्यादा थी, प्रेशर कम हो गया, बाहर ज्यादा प्रेशर है। अब यहाँ पर जो साइंस से नहीं बैठे हैं, नॉर्मली सिंपल साइंस से भी आप बैठे हो तो आपने भी ये चीज पढ़ी है, बर्नौलीज थ्योरम में स्पीड ज्यादा होती है तो प्रेशर कम हो जाता है। क्यों कम होता है, हवा तो इसलिए तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था, कम क्यों हो रहा है। Gravity उसको अफेक्ट कर रही है. नहीं, यहाँ ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है फिलहाल। प्रेशर कम क्यों होता है, नहीं पढ़ाया गया, पढ़ाते भी नहीं है स्कूल में। मेरे हमारा आदत है कि हवा तेज है तो प्रेशर कम हो रहा है, बस इतना याद कर लिया। क्यों कम हो रहा है वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एयर है, गैसेस है। जब हमने ब्लोअर को ऑन किया तो यहाँ के जो पार्टिकल थे वो उड़ के दूर चले गए, हवा लगी दूर चले गए, वैक्यूम क्रिएट हुआ, पार्टिकल कम रह गए। कम पार्टिकल है तो वो प्रेशर भी कम लगाएंगे, बाहर ज्यादा पार्टिकल है तो ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। एयर का प्रेशर नहीं होता, पार्टिकल्स का प्रेशर होता है। जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं ना, वो गैसेस का प्रेशर होता है हमेशा, हवा का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता। तो यहाँ प्रेशर कम हुआ क्योंकि पार्टिकल कम हो गए, वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तभी तो वो बोतल यहाँ अटकी हुई है, क्योंकि बाहर का हाई प्रेशर उस बोतल को धक्का लगा रहा है लो प्रेशर की तरफ, तभी वो बोतल गिर नहीं रही। लेकिन हाई से लो की तरफ ही क्यों मूव कर रही है, क्योंकि पहली चीज तो इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ते हैं कि इक्वल करने के लिए। दूसरा, यहाँ पर ये भी अच्छे से समझ सकते हो कि जगह खाली हुई है
और हवा जगह खाली नहीं रहने देती, वो फैलने की कोशिश करती है। तो जब यहाँ जगह खाली हुई तो बाहर वाले पार्टिकल बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं इस खाली जगह को भरने के लिए, लेकिन हमने बीच में बॉटल को अटका दिया, तो जो पार्टिकल बीच में आना चाहते थे वो बोतल को ही धक्का लगा रहे कि पहले तो इस खाली जगह को भरो। कोई भी चीज वैक्यूम में इसीलिए जाती है कि वो स्पेस भरने की कोशिश करती है, उस प्रेशर डिफरेंस को इक्वल करने के लिए। तो इसलिए वो बोतल यहाँ अटकी हुई है, तभी हम इसको लेके कहीं भी जाएं बोतल गिरती नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर का हाई प्रेशर उसको बाहर ही नहीं आने दे रहा लो प्रेशर से। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ ना बर्नौलिस थ्योरम के बहुत सारे, एक तो हेलीकॉप्टर लगा लो, आपने जो बोला था पंखा इतनी स्पीड में घूमता है कि वहां का प्रेशर कम हो जाता है, तो सराउंडिंग का हाई प्रेशर उसको ऊपर लिफ्ट करता है। बचपन में आपने सबने उड़ाया होगा एक पंखा, हम ऐसे ऐसे करके एकदम से छोड़ते हैं ना वो उड़ता है, सेम थ्योरम लगती है। हम स्पीड देते हैं तो वो ऊपर जाता है, क्योंकि प्रेशर लो हुआ तो हाई प्रेशर उसको ऊपर उठाएगा, जैसे स्पीड कम होगी वो नीचे आके गिर जाएगा। और आपने नॉर्मली जो अब हम डेली लाइफ में देखते हैं, आपने कभी ना कभी नोट किया होगा, हम पैदल जब रोड पे जा रहे होते हैं ना, साइड से कोई गाड़ी स्पीड में निकलती है ना, हमें एकदम धक्का लगता है। वो गाड़ी से दूर नहीं लगता, गाड़ी की तरफ लगता है। ऐसा नहीं होता जैसे हम गाड़ी में टकराएंगे। क्यों लगता है? क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी, उसकी साथ उसकी एयर की वेलोसिटी ज्यादा हुई, वहां पे प्रेशर कम हुआ, तो इधर के हाई प्रेशर ने हमें धक्का लगाया लो प्रेशर की तरफ। अगेन हम उसकी तरफ जाएंगे। जो ट्रेन खींच लेती है ना, कई बार बोलते हैं चलती ट्रेन के ज्यादा पास खड़े हो तो ट्रेन खींच लेती है, सेम कॉन्सेप्ट लगता है। स्पीड ज्यादा है, प्रेशर लो होएगा तो पीछे का प्रेशर धक्का लगाएगा। बहुत जगह लगता है। बर्नौलिस थ्योरम तो भरी हुई है हमारे डेली लाइफ में, बहुत जगह अप्लाई होती है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना वही अपने आसपास की कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अच्छा, अभी एक लास्ट एक्सपेरिमेंट, बोर तो नहीं हुए? अभी एक डेली लाइफ में जो हम चीज करते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का है। हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं घर में, उसमें मेनली ब्यूटेन प्रोपेन गैस होती है, फ्लेमेबल गैस होती है, वो हल्की सी चिंगारी से भी आग पकड़ लेती है ना। कभी मन में क्वेश्चन आया, हमने बर्नर पे आग लगाई, पाइप से आ रही है गैस, बर्नर खुला है, वो आग पाइप से अंदर क्यों नहीं जाती? पूरे सिलेंडर में आग क्यों नहीं लगती? जानी चाहिए ना, फ्लेम गैस है, गैस तो एकदम आग पकड़ रही है, तो वो तो आग अंदर भी चली जानी चाहिए, अंदर क्यों नहीं जा रही? अच्छा, हम करके देखते हैं, फिर समझते हैं अच्छे से। मेरे पास क्या एक बैलून है, हम इसको पाइप मान लेते हैं हमारे सिलेंडर वाले, ठीक है, जिससे गैस आएगी। ऊपर इसका जो फेस है ये बर्नर की तरह हो गया। मैं इसके अंदर भरने वाली हूँ प्रोपेन गैस, फ्लेमेबल गैस है, इसके अंदर भर लेंगे जैसे हमारे सिलेंडर में होती है, वही लगा लो, सेम चीज। अच्छा, अभी इसके अंदर प्रोपेन है, ठीक है, फ्लेमेबल है, चिंगारी मिलते ही वो जलेगी। मेरे पास लाइटर है, मैं इसको जलाने वाली हूँ। ये ऊपर लगा लो बर्नर है हमारी गैस वाला, ठीक है, ये पाइप है, सिलेंडर है, पाइप से गैस बाहर आएगी, यहाँ पर जलनी है। तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने बोला कि वो अंदर जानी चाहिए आग, सिलेंडर में नहीं जाती। यहाँ जाएगी कि नहीं जाएगी पहले देखते हैं करके। मैं इसको छोड़ती हूँ, अगर मैं छोड़ती हूँ ऊपर ऊपर जला, अंदर नहीं गई। पहला रीजन तो आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमेशा आग लगती है। ऑक्सीजन नहीं है तो आग लगेगी ही नीचे, कितना जला लो। हम कैंडल बुझाते हैं ना फूंक मार के, हमें लगता है कि हवा से बुझा दी, हमने हवा से नहीं बुझाई, हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन दूर गई, वहां की आग बुझती है। ऑक्सीजन चाहिए जो इसके अंदर नहीं है। सबसे पहला तो अंदर गैस में ऑक्सीजन नहीं है तो अंदर आग लगेगी ही नहीं, चाहे कितनी ही उसके अंदर फ्लेमेबल गैस हो, चिंगारी दे दो, अंदर आग लगेगी नहीं। इन केस बर्नर तो खुला है हमारा, गैस का ऊपर खुला होता है, ऑक्सीजन जा भी सकती है अंदर, जाती भी होगी जब खुली है गैस, है ना। अब अंदर ऑक्सीजन अगर चली गई तो ये जो गैस आपने देखा होगा उसके अंदर कितनी गैस थी, वो एकदम से आई और जल गई, तो वो इतने हाई प्रेशर से ऊपर आती है कि वो ऑक्सीजन अगर कोई चला भी गया तो उसको साथ ही बाहर फेंक देगी, बाहर लेके आ जाएगी, वो आग बाहर ही लगेगी, अंदर नहीं लगेगी। तो दूसरा रीजन ये है कि हमारा जो सिलेंडर होते हैं वो अंदर आग क्यों नहीं लगते, गैस क्यों नहीं पकड़ते, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। दूसरा, ऑक्सीजन चला भी गया तो हाई प्रेशर से वो गैस उसको दोबारा बाहर निकाल देगी, तो आग बाहर बाहर रहेगी, बर्नर के ऊपर रहेगी, अंदर नहीं जाती है। ओके, तो ये थोड़ा सा बस एक डेली लाइफ में जो हम देखते हैं उसका था एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ समझ में आया होगा। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, आपको ट्राई करना है, अब आप ट्राई कर सकते हो, ये किलो वाला ट्राई करना था, है ना। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ नहीं? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।